नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पे कुछ मैसेज बड़ी तेजी के साथ सर्कुलेट हो रहा है। अगर आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट पे जाएंगे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट के स्पेशली फेसबुक पे जाएंगे या इंस्टाग्राम पे जाएंगे, तो दो चीजें आपको बड़ी कॉमन नजर आएगी। एक आएगा क्यूआर कोड सिस्टम, तो दूसरा आएगा ईमेल आईडी सिस्टम। अगर आप ईमेल आईडी को ऑन करते हैं या क्यूआर कोड को ऑन करते हैं, तो इनमें आपको मिलेगा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में करेक्शन होना चाहिए, इसके लिए आप ईमेल करें। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के समर्थन पे, सपोर्ट पे तो आपको क्यूआर कोड में जाना चाहिए। यानी ये जो माहौल है वो सोशल मीडिया पे कंटिन्यूसली बना हुआ है और कई लोग इस पे डिबेट कर रहे हैं और कई इसमें कॉन्वर्सेशन भी बात चल रही है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि भारत से भगोड़ा घोषित कर दिया गया एक कट्टरपंथी और कंट्रोवर्शियल इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक, जो कि मलेशिया में बैठा हुआ है, वहां से बैठकर वो हेट स्पीच दे रहा है। वो यहाँ के मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और सीधे सीधे इसको आवाम से जोड़कर कहा रहा है कि इसको मुसलमानों को विरोध करना चाहिए, इसके करेक्शन पे जमकर और कड़ा विरोध करना चाहिए। अब जाकिर नाइक कौन है, इस पर बात करनी चाहिए। बहुत से लोगों को पता होगा कि जाकिर नाइक कौन है और बहुत से यूथ को पता नहीं होगा कि आखिर जाकिर नाइक कौन है और क्यों इस तरीके की मलेशिया में बैठकर हेट स्पीच दे रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जाकिर नाइक कौन है और क्यों इसकी आदत क्या है कि हमेशा हेट स्पीच देना है, या ये अपने आप को बहुत बड़ा इस्लामिक उपदेशक मानता है जो खुद के थ्रू पीस, शांति की बात करता है। जानेंगे। जाकिर नाइक भारत से भगोड़ा घोषित कर दिया गया है और उस पर हेट स्पीच के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के भी केस है और भारत सरकार ने रेड कॉर्नर नोटिस भी इसके खिलाफ जारी कर दिया है। फिलहाल जाकिर नाइक मलेशिया में बैठा हुआ है। 1965 में मुंबई के डोंगरी इलाके में पैदा होने वाले जाकिर नाइक फिलहाल पेशे से एक डॉक्टर है। उनके भाई भी डॉक्टर रह चुके हैं, उनके फादर भी डॉक्टर रह चुके हैं। 1991 में जब उन्होंने डॉक्टरी कर रहे थे, तो उस टाइम डॉक्टर लाइन को छोड़कर, अपनी प्रैक्टिस लाइन को छोड़कर धीरे धीरे वो इस्लाम के उपदेशक बनने लगे और धीरे धीरे इस्लाम धर्म का प्रचार करने लगे और इस्लाम धर्म की जानकारियाँ बाकी लोगों को देने लगे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक फाउंडेशन की स्थापना करेंगे। सो फाइनली इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की, जिसके फाउंडर भी जाकिर नाइक थे और उसके प्रेसिडेंट भी जाकिर नाइक थे। इन्होंने इसके फाउंडेशन करने के बाद कुछ स्कूल, कॉलेज बनवाए। उसके बाद धीरे धीरे कुछ टीवी चैनल भी क्रिएट किए उर्दू में। इस टीवी चैनल के माध्यम से वो डिसाइड करते थे कि जितनी भी उनकी सभा होती है, आम सभा होती है, जितने उनके लेक्चर्स होते हैं, जिनके उपदेशक होते हैं, इन सभी चीज़ों को अपने पीस टीवी के थ्रू दुनिया भर में ब्रॉडकास्टिंग करेंगे। धीरे धीरे ये चीज़ें फैलती गई, लेकिन जब लोगों को लगने लगा कि जाकिर नाइक अपनी इसी उपदेशक के बीच में कहीं ना कहीं दूसरे धर्मों को बिना नाम लिए उनकी आलोचना करते हैं, तो लोगों ने कहना स्टार्ट किया कि ये धीरे धीरे हेट स्पीच देते हैं। जिसके मद्देनज़र भारत की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें या कनाडा की बात करें, ऐसे कई कंट्री जहां उनके पीस टीवी को कंप्लीटली प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी कि उनके कोई भी चैनल इस देशों में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वैसे तो जाकिर नाइक भारत में कई सालों से उपदेशक के रूप में काम कर रहा था, अपने रिसर्च फाउंडेशन के थ्रू काम कर रहा था। कई स्कूल ओपन करने के बाद अपने टीवी चैनल के तहत लोगों के बीच में उनकी पहुंच बढ़ रही थी और सैकड़ों लाखों की तादाद में लोग उनके उपदेश को सुनने आते थे। लेकिन मामला गंभीर तब हुआ, 2016 की बात है, जब ढाका के एक बेकरी में बम धमाका हुआ। उस धमाके में 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। जब उसमें छानबीन हुई, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब वहां 2 आतंकी को पकड़े गए, पकड़ने के बाद जब उनकी बहुत ही डीपली इन्वेस्टिगेशन हुई, तब पता चला कि ये दोनों लोग जाकिर नाइक के उपदेश से बड़े प्रभावित थे, यानी उनके बातों से बहुत इन्फ्लुएंस हो चुके थे और फाइनली उन्होंने ये बम धमाका किया। उसके बाद एनआईए की टीम गठित हुई। एनआईए की टीम ने इस पर छानबीन स्टार्ट की। छानबीन स्टार्ट करने से पहले ही जाकिर नाइक को चीज़ें पता लगी, तो वो देश छोड़ के भाग गया। देश छोड़ के भागने के बाद सबसे पहले वो यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन गया, लेकिन वहाँ पे उसका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सो फाइनली ग्रेट ब्रिटेन ने उसको वहाँ से प्रतिबंधित कर दिया और जाकिर नाइक सीधे वहाँ से उठकर मलेशिया में जाके बैठ गया। फिलहाल वो मलेशिया के कैपिटल कोलालमपुर के एक बहुत ही रिहायशी इलाके में बहुत ही आराम से और ठाट बाट के साथ रहता है और कई लोगों ने देखा कि बड़े आराम से अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ वो आसपास के मस्जिदों में जाता है, वहाँ लोगों से बात करता है, अपने उपचार, अपने प्रचार, अपने उपदेशक को बड़ी आसानी से सर्कुलेट करता है।
लेकिन 2019 की बात है, 2019 में जब श्रीलंका के ईस्टर के दिन जब बड़ा बम धमाका हुआ, तो बड़ा बम धमाका होने के बाद 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और ये बात बहुत गंभीर हो चुकी थी, जिस पर भारत सरकार की जो एनआई टीम है बहुत सालों से इन पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसके बाद इनको रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर चुके हैं, इस पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस भी दायर कर चुके हैं, इस पर देशद्रोही का मुकदमा भी दायर कर चुके हैं। लेकिन कई बार भारत सरकार ने मलेशिया सरकार से डिमांड की कि उन्हें यहाँ प्रत्यर्पण करना चाहिए, बट मलेशिया सरकार बार बार इस बात को लेकर डिनाई करती है कि आप सॉलिड एविडेंस हमें दीजिए, उसके बाद हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अब कार्रवाई करने की बात जब भी मलेशिया सरकार को आती है तो मलेशिया सरकार को यह लगता है कि शायद भारत जाकिर नाइक के साथ जस्टिस नहीं करेगा और उन्हें बुरी तरीके से फंसा दिया जाएगा। अब कई लोगों की बातों में और कई लोगों के दिमाग में एक बात बड़ी सर्कुलेट हो रही है कि आखिर मलेशिया सरकार के जाकिर नाइक के साथ इतना लगाव क्यों है, उसको भी हमें जानना चाहिए। जाकिर नाइक जब सबसे पहले ब्रिटेन गए तो ब्रिटेन में जब उनको प्रतिबंधित कर दिया गया तो जाकिर नाइक ने अपने लिए सबसे सेफ प्लेस के रूप में मलेशिया को सेलेक्ट किया। सीधे मलेशिया जाने के बाद वो मलेशिया की कैपिटल कोलालमपुर के एक रिहायशी इलाके में जाके बस गया। वहां से धीरे धीरे वो लोगों से मिलने लगा और मिलने के बाद अपने जो उपदेशक है उसको धीरे धीरे फिर से स्टार्ट करने लगा, क्योंकि मलेशिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 3.3 करोड़ के आसपास है, जिनमें 65% जो पॉपुलेशन है वो मलय समुदाय के हैं जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, 20% चीनी मूल के हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं और 7% से ज़्यादा जो समुदाय है वो भारतीय मूल के हैं जो स्पेशली भारत के दक्षिणी हिस्से से आते हैं। ये लोग मलेशिया में बड़े आराम से रहते हैं और लेकिन जब जाकिर नाइक मलेशिया गया और अपने उपदेशों को फिर से चालू करने लगा, बड़ी बड़ी सभाएं करने लगा, तो मलेशिया के मलय समुदाय के जो यूथ हैं वो स्पेशली जाकिर नाइक के बातों से बहुत प्रभावित होने लगे, उनकी बातों को समझने लगे, उनके बातों को आत्मसात करने लगे। लेकिन ये बात वहाँ रहने वाले और भी जो लोग हैं, खासकर वहाँ के जो बहुसांस्कृतिक समुदाय है, उनको लगने लगा कि धीरे धीरे जाकिर नाइक अपनी उपदेशक को स्टार्ट करते हैं, अपने उपदेश जो देते हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने इस्लाम धर्म की बात करते हैं, वो उनको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये इस्लाम धर्म के प्रचार के अंदर ही दूसरे धर्म का नाम लिए बिना उनकी कड़ी आलोचना करते हैं। हालांकि ये बात कई बार वहाँ पे उठ भी चुकी है, कई स्टेट में ये बातें उठी भी है कि जो जाकिर नाइक है वो अपने उपदेश में दूसरे धर्मों के खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं, जो वहाँ की बहुसांस्कृतिक समुदाय का एक जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसको धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। हालांकि मलेशिया के पेनांग स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी ने इसका विरोध भी किया था। उन्होंने कहा था कि जाकिर नाइक उपदेश दे, इस्लाम धर्म के बारे में बताएं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म की आलोचना करने का उन पर कोई अधिकार नहीं है। जब उन्होंने इस टाइप के उपदेश दिए हैं तो हालांकि कुमारस्वामी पर कई लोगों ने मुकदमा भी दायर किया, जो मानहानि का केस भी वो फिलहाल इन चीज़ों को झेल रहे हैं। लेकिन अब मलेशिया चीज़ों में लग रहा है कि धीरे धीरे जाकिर नाइक अब वहाँ की संस्कृति को कहीं अपने उपदेश से खराब ना कर दे। भारत सरकार जब जब इस पर डिमांड करती है कि जाकिर नाइक को भारत सरकार को सौंपा जाए तो भारत सरकार की हर बातों को मलेशिया सरकार डिनाई कर देती है। और उनका एक ही कथन होता है कि आप हमें सॉलिड एविडेंस दें, हम आपको जाकिर नाइक सौंप देंगे। लेकिन दोस्तों मामला इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मलेशिया में जाकिर नाइक की पॉपुलेशन जो एक पर्सनैलिटी है बहुत बढ़ चुकी है और मलेशिया की पॉपुलेशन के अंदर जाकिर नाइक की जो पर्सनैलिटी है वो नेम में बहुत फेमस बन चुका है, जिस कारण मलेशिया सरकार भी किसी प्रकार की जो है डिसएडवांटेज नहीं लेना चाहती। हालांकि जब जाकिर नाइक ने भारत के वक्फ बोर्ड के संशोधन पर अपनी प्रतिक्रिया दी तो उस पर केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जाकिर नाइक भारत के निर्दोष मुसलमानों को गुमराह ना करे और इनके हेट स्पीच पर भारतीय समुदाय के लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, जिस पर कड़ी आलोचना करने के साथ ही लोगों ने अब ये समझना स्टार्ट किया कि जाकिर नाइक मलेशिया में बैठकर वहां से बैठकर फिर से अपनी बातें सर्कुलेट करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनकी हेट स्पीच फिर से बढ़नी शुरू हो सकती है। तो ये पूरी कहानी थी जाकिर नाइक की, जो मैंने ब्रीफली आपको बताने की कोशिश की है कि आखिर जाकिर नाइक कौन है, कहाँ बैठा है, किस तरह की बातें करता है और भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के साथ हेट स्पीच के साथ रेड कॉर्नर नोटिस भी जाकिर नाइक को दिया जा चुका है। अब देखना होगा कि भारत सरकार जाकिर नाइक को मलेशिया से कब भारत लाती है और उस पर मुकदमा दायर करके और जेल में उसको भेजती है।
खैर ये तो भारतीय न्यायपालिका पर डिपेंड करेगा और भारत सरकार पर डिपेंड करेगा कि वो इन चीज़ों पर अपना एक्शन कब ले। लेकिन दोस्तों अब आपका काम है कि अगर आपने वीडियो को वॉच कर लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हर वीडियो के बाद जरूर मैं बोलता हूं कि प्लीज़ कमेंट्स जरूर करें और हो सके इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने की कोशिश करें। अब समय हो गया दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।